Hey guys, welcome to the online e-learning platform of agriculture and GK. My name is Aprabhati and today I will discuss 50 MCQs related to dairy technology. So stay tuned. क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि एक टेक्निकल पोस्ट है तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं जिसका कॉस्ट पड़ेगा 1499 रुपीज। ठीक है, इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? तो इस कोर्स में आपको मिलेंगे कंप्लीट नोट्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, इसमें आपको मिलेंगे प्रिंटेबल ई बुक्स, इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा। आप फुल एंड टेस्ट सीरीज देने के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, आपको मिलेंगे यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स और हम जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो क्वालिटी में बहुत अच्छा होगा और हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे जिसके वजह से आप इजीली ये एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। ठीक है, अभी तक हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से 3 स्टूडेंट का जो है वो सिलेक्शन हो चुका है इन FCI AG3 एग्जाम। ठीक है, और 14+ स्टूडेंट का जो है वो सिलेक्शन हो चुका है इन FCI AGM एग्जाम जो कि कंडक्ट हुआ था 2021 में। ठीक है, जो कि मैक्सिमम था इंडिया में। आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेस करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो। ठीक है, इस कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डायरेक्टली वहां से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं या फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो वहाँ पे दे रखा है, वहाँ पे आप जाइए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप इस कोर्स का फुल डिटेल्स वहाँ पे जान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। पहला हमारा आज का सेशन का क्वेश्चन है प्रिंसिपल प्रोटीन इन मिल्क इज। ठीक है, जो प्रोटीन मिलता है मिल्क में वो कौन सा प्रोटीन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैसीन। ठीक है, मिल्क में जो मेजरली कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको वे प्रोटीन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि मेजर प्रोटीन है। कौन कौन? कैसीन एंड वे प्रोटीन जो है वो मेजर प्रोटीन है मिल्क का। ठीक है, जो कैसीन है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 80% ऑफ द टोटल प्रोटीन इन बोविन मिल्क। ठीक है, और जो वे प्रोटीन रहता है वे प्रोटीन काउंट करता है 20%। ठीक है, ग्राम पर लीटर में देखें तो जो केसीन है वो 29.5 ग्राम पर लीटर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है 29.5 ग्राम पर लीटर। ठीक है, मतलब 1 लीटर मिल्क में 29.5 ग्राम जो है केसीन प्रोटीन मिलेगा। वही अगर आपका जो वे प्रोटीन है वो कितना देखने को मिलेगा तो 6.3 ग्राम पर लीटर। ठीक है, मतलब 1 लीटर मिल्क में 6.3 ग्राम जो है आपको वे प्रोटीन देखने को मिलेगा। तो इसका आपको कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना है। इंपॉर्टेंट तो ये है कि केसीन जो है 80% मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क फैट एट 21 डिग्री सेल्सियस इज। ठीक है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है मिल्क का, ठीक है, मिल्क फैट का कौन से डिग्री सेल्सियस है? 21 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन है तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है मिल्क फैट का 21 डिग्री सेल्सियस तो वो कितना होता है? तो वो 0.93 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.93। ठीक है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो डिपेंड करता है दो चीज पे, एक फैट पे कंटेंट में और एक प्रोटीन में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक प्रोटीन पे और एक फैट कंटेंट में। ठीक है, और जो मिल्क होता है 21 डिग्री सेल्सियस उसका कितना रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी? 0.93। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ चीज इज ड्यू टू। ठीक है, जो हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है चीज का वो क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाई प्रोटीन कंटेंट। ठीक है, तो जो चीज होता है इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू इसलिए हाई होता है क्योंकि वहाँ पे जो प्रोटीन है वो ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, जो चीज है वो हमेशा से इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है ह्यूमन डाइट का। ठीक है, बोथ एज अ डाइटरी स्टेपल एंड गवर्नमेंट फूड। ठीक है, लेकिन एडिशन टू ये डिलीशियस टेस्टी रहता है ये, इसके साथ ही साथ ये हाई न्यूट्रिशियस रहता है और बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली जो हम लोग इसका यूज करते हैं वो हाई प्रोटीन कंटेंट के लिए इसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रेजिंग और लोअरिंग द परसेंट ऑफ फैट इन मिल्क और क्रीम टू डिजायर्ड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो प्रोसेस हम लोग करते हैं जहाँ पे हम लोग परसेंट ऑफ मिल्क जो फैट प्रेजेंट रहता है मिल्क में उसके अगर परसेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है, टू द डिजायर्ड स्टैंडर्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क है इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट करना, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं रेज या फिर लोअर कर देते हैं फैट एंड सॉलिड नॉट फैट को। ठीक है, जो लेवल रहता है फैट एंड सॉलिड नॉट फैट का लेवल को क्या कर देते हैं उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये सिंपली क्या है एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग फैट कंटेंट जो रहता है प्रेजेंट रहता है मिल्क में उसको हम लोग क्या कर रहे हैं एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ प्रोडक्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड क्रीम विच कंटेन्स नॉट लेस देन 10.5% मिल्क फैट इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट जहाँ पे जो मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड क्रीम जो है वो कितना कंटेन कर रहा है, लेस देन जो नॉट लेस देन 10.5% है, ठीक है, मिल्क फैट का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाफ एंड हाफ। ठीक है, जो हाफ एंड हाफ है उसको हम लोग कभी कभी होल मिल्क भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर हाफ क्रीम भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो बटर फैट कंटेंट रहता है इसमें कितना रहता है, तो 12.5% यूजली प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लेकिन कभी भी ये लेस देन 10.5% नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हाफ एंड हाफ है इसको हम लोग दूसरा नाम है इसका हाफ होल मिल्क या फिर हाफ क्रीम भी बोलते हैं। ठीक है, जो इसका बटर फैट कंटेंट है वो 12.5 जनरली रह सकता है, लेकिन ये जो बटर फैट है ये कभी भी 10.5 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एनी इफेक्टिव मेथड और सब्सटेंस टू अ क्लीन सर्फेस फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन इज कॉल्ड। ठीक है, अगर हम एक इफेक्टिव मेथड यूज करते हैं या फिर कोई सब्सटेंस जो है वहाँ पे क्लीन सरफेस करते हैं, उसका उसका क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, किस लिए क्लीन कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे पैथोजन का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैनिटाइजेशन। ठीक है, जो सैनिटाइजेशन होता है इसका कभी कभी हम लोग स्टरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सैनिटाइजेशन का हम लोग दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, स्टरलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या कि हम लोग वहाँ पे पैथोजेनिक जो पैथोजेंस प्रेजेंट है वहाँ पे हम लोग उसका डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब जितने भी या फिर नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी हम लोग जो इक्विपमेंट सरफेस से डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सैनिटाइजेशन बोलते हैं या फिर स्टरलाइजेशन। ठीक है, क्लीनिंग मतलब क्या होता है, क्लीनिंग मतलब कि अगर जैसे कोई भी हम लोग डेयरी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर वहां पे कोई सॉइल लग गया तो उसको अगर हम लोग रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मशीन, तो उसको हम लोग जनरली क्लीनिंग बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग जनरली वॉशिंग के हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम वहाँ पे अगर मेंशन कर दिया डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन कर रहे हैं या फिर नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसका मतलब क्या है, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द प्राइमरी मिल्क कार्बोहाइड्रेट इज। ठीक है, जो प्राइमरी मिल्क कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टोज। ठीक है, तो जो लैक्टोज है वो प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट है मिल्क का। ठीक है, और जो लैक्टोज कंटेंट रहता है मिल्क में वो वेरी करता है स्पीशीज से। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट लैक्टोज कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो काउज का मिल्क होता है वो कंटेन करता है अप्रॉक्स 4.8% लैक्टोज, मतलब कि 12 से 12 टू 12.5 ग्राम लैक्टोज पर कप जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरली कितना, तो 48% लैक्टोज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गर्बर टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन। ठीक है, जो गर्बर टेस्ट होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, ठीक है, इस टेस्ट को क्यों किया जाता है, किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फैट परसेंटेज इन मिल्क। ठीक है, जो गर्बर मेथड है ये नाम दिए रखा है डॉक्टर गर्बर के ऊपर। ठीक है, जिन्होंने ये मेथड को डिस्कवर किया। गर्बर मेथड को हम लोग फाकुमा टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस मेथड में क्या करते हैं कि जो फैट है उसको सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम द मिल्क बाय सब्जेक्टिंग द मिल्क टू डाइजेशन बाय द एडिशन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि मिल्क में सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग ऐड कर देते हैं, सो दैट की जो फैट है वो सेपरेट हो जाए, बस फैट ही सेपरेट करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसको प्रोसेस से जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से ले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो फैट है वो सेपरेट हो जाता है और फिर इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एक्स्ट्रा चीज बता देती हूँ, जैसे कि जो मिल्क फैट है वो फैटी एसिड से बना हुआ है। ठीक है, फैटी एसिड मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और जो कि फैटी एसिड मॉलिक्यूल है वो बना हुआ है ग्लिसरॉल से। ठीक है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। जो मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ फैट है वो ट्राइग्लिसराइड होता है या फिर ट्राई एकाइल ग्लिसरॉल रहता है। ठीक है, जो मिल्क फैट है वो अप्रोक्सीमेटली 65% सैचुरेटेड और 30% मोनो अनसैचुरेटेड एंड 5% पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है कंटेन करता है। ठीक है, और फैट कंटेंट जो है वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं 2 मेथड से। कौन कौन मेथड से हम लोग फैट को कर सकते हैं, तो एक आता है एनालिटिकल मेथड, एक आता है कमर्शियल मेथड। ठीक है, जो एनालिटिकल मेथड होता है डिटरमाइनिंग मिल्क फैट करने का, तो वो 3 मेथड वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो एक आता है रोज गोटलीब्स मेथड, एक एडम्स मेथड और एक आता है मोजोनियर मेथड। ठीक है, और जो कमर्शियल मेथड आता है वहाँ पे आता है 2, एक आता है गर्बर मेथड जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, और एक आता है बैबकॉप्स मेथड। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तो अगर फैट परसेंटेज अगर करना हो तो ये सारे मेथड है। ठीक है, अगर प्रोटीन कंटेंट के बारे में पूछे तो हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो जलडाल मेथड होता है। एसिडिटी कंटेंट अगर हम लोग को करना रहता है डिटरमाइन, तो टाइट्रेशन मेथड होता है। ठीक है, तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर. मिल्क कंटेन्स 87% वाटर एंड द रेस्ट इज सॉलिड्स एंड फैट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज मिल्क सॉलिड. ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन चल जाएगा बी, वाटर. ठीक है, जो वाटर है ये मिल्क सॉलिड नहीं है. ठीक है, तो जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिल्क फैट है, ये तीनों जो है क्या है, मिल्क सॉलिड. ठीक है, और जो वाटर है वो नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. एज इट कम्स फ्रॉम अ काउ, द सॉलिड पोर्शन ऑफ मिल्क कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 3.7% फैट एंड हाउ मच परसेंट ऑफ सॉलिड नॉट फैट. ठीक है, जैसे जो काउ का मिल्क होता है वहाँ पे जो सॉलिड पोर्शन रहता है मिल्क का वो कंटेन करता है 3.7% फैट. ठीक है, तो जो सॉलिड नॉट फैट है वो कितना परसेंट रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 9%. ठीक है, तो जो सॉलिड पोर्शन ऑफ मिल्क है वो कितना कंटेन करेगा, 9% SNF करेगा. ठीक है, NSF मतलब क्या, सॉलिड नॉट फैट. ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली जो है कितना, 3.7% जो है फैट कंटेन करेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ऑफ द लिस्टेड बिलो प्रोडक्ट्स विच कंटेन नो डेयरी इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, इसमें से जो है कौन सा जो है वो डेयरी इंग्रेडिएंट्स नहीं कंटेन करता है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, सॉर्बेट. ठीक है, जो गैलेटो, शैरबट एंड कस्टर्ड है, ये तीनों के पास डेयरी इंग्रेडिएंट होता है. ठीक है, वहाँ पे हम लोग मिल्क यूज करते हैं उसको बनाने के लिए. ठीक है, लेकिन जो सॉर्बत होता है वो जो है वो लैक करता है कोई भी डेयरी इंग्रेडिएंट को. ठीक है, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, डैश इज अ मिल्क प्रोसेस दैट मेक्स मिल्क मोर इजीली डाइजेस्टेड बाय दोज विद अ सेंसिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे जो मिल्क है उसको हम लोग इजीली डाइजेस्टेड बना देते हैं, सो दैट कि जो भी सेंसिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम जिस पर्सन का है तो वो भी मिल्क को कंज्यूम कर सके. ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, होमोजेनाइजेशन. ठीक है, जो होमोजेनाइजेशन है ये एक तरह का प्रोसेस है. ठीक है, जहाँ पे क्या करता है, जो ये जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको ये ब्रेक डाउन कर देता है. ठीक है, क्या करता है ये आपको ध्यान रखना है कि ये फैट ग्लोब्यूल्स को ये ब्रेक डाउन कर देता है इनटू द स्मॉलर पार्टिकल. ठीक है, जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, तो इसको होमोजेनाइजेशन प्रोसेस से क्या होता है, इसको जो फैट रहता है उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, सो दैट के जो पीपल हैं वो डाइजेस्ट कर सके इजिली. ठीक है, तो ये क्या होगा कि वो उनका इजिली डाइजेस्ट कर सके तो वो कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ ऑल सॉल्युबल विटामिन एक्सेप्ट फॉर. ठीक है, जो मिल्क है वो गुड सोर्स है ऑल वाटर सॉल्युबल विटामिन का. ठीक है, तो इसमें से जो है कौन सा जो है ये मिल्क नहीं देता है. ठीक है, मिल्क में ये सब में से कौन सा जो है विटामिन प्रेजेंट नहीं रहता है. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक एसिड. ठीक है, जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये मिल्क में जो है ये एब्सेंट मिलता है. ठीक है, ये नहीं पाया जाता है. ठीक है, तो जो मिल्क है वो रिच सोर्स है सारे विटामिन का. ठीक है, ये ऑल द एसेंशियल विटामिन जो है प्रेजेंट रहता है एक्सेप्ट एस्कॉर्बिक एसिड या फिर बोल सकते हैं विटामिन सी. ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड को या फिर विटामिन सी बोल सकते हैं. तो अगर ऑप्शन में विटामिन सी रहेगा, एस्कॉर्बिक एसिड से नहीं दिया हुआ, तो ये हम मार्क करेंगे आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, विच एंजाइम इज टेस्टेड फॉर क्रीम पास्चराइजेशन. ठीक है, कौन सा एंजाइम जो है वो टेस्ट किया जाता है क्रीम पास्चराइजेशन के लिए, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, पेरोक्सीडेज. ठीक है, जो पेरोक्सीडेज है ये एक तरह का एंजाइम है जिसको हम लोग यूज करते हैं चेक करने के लिए कि जो पास्चराइजेशन है वो ठीक से हुआ है कि नहीं, जिससे हम क्रीम बना रहे हैं. ठीक है, तो ये जो टेस्ट है वो नेगेटिव रहेगा सैंपल में. किस सैंपल में, तो क्रीम के सैंपल में. ठीक है, अगर वो प्रॉपरली पास्चराइज हो गया है तो वहाँ पे वो जो टेस्ट है ये नेगेटिव देगा. ठीक है, और वहाँ पे कोई भी डिटेक्टेबल पेरोक्सीडेज एक्टिविटी प्रोडक्ट में नहीं दिखेंगे. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, तो इसमें मेनली क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसको हीट करते हैं टेम्परेचर अबव 80 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस, अबव 80 डिग्री सेल्सियस पे जो है प्रोडक्ट को उसको हीट करते हैं और वहाँ पे 5 सेकंड के लिए होल्ड कर देते हैं. ठीक है, इस टेम्परेचर पे प्रोडक्ट को होल्ड कर देते हैं 5 सेकंड के लिए. ठीक है, तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा इंटेंस हीट ट्रीटमेंट जो है ये सफिशियंट रहता है टू इनएक्टिवेट पेरोक्सीडेज. ठीक है, और जो टेस्ट रहता है ये नेगेटिव रहेगा. अगर कोई भी डिटेक्टेबल पेरोक्सीडेज एक्टिविटी नहीं हुआ है तो वहाँ पे टेस्ट नेगेटिव होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो पास्चराइजेशन प्रोसेस है वो ठीक से हुआ है. कहाँ पे, तो क्रीम के लिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, लैक्टोज हैज वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ. ठीक है, तो लैक्टोज में जो है कितने वाटर सॉल्युबिलिटी, कितने परसेंटेज जो है वाटर सॉल्युबिलिटी देखने को मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18%. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. डाटा वाले क्वेश्चन जितने भी है तो आप उसको क्या करिए, एक अलग से नोट्स बना लीजिए, वहाँ पे सारे डाटा वाले बेस्ड क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, उसको डेली रिवाइज करिए, जिससे आपको क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा और आप इजिली एग्जाम में मार्क कर पाइएगा आंसर्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो लैक्टोज है उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कितना है, 18% है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर. मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड क्रीम containing not less than 10.5% milk fat but less than 18% milk fat is the definition of. ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, हाफ एंड हाफ। ठीक है, जो हाफ एंड हाफ है ये कंसिस्ट करता है मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड क्रीम। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि नॉट लेस देन 10.5% जो है वहाँ पे मिल्क फैट रहता है, बट 18% से आपको कम देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो रेंज वैरी कर रहा है मिल्क फैट की का जो रेंज है वो 10.5 से कितना 18% जो है यहाँ पे वैरी कर रहा है। ठीक है, 10.5 से कम नहीं हो सकता और 18% से जो है ज्यादा नहीं हो सकता, बट इससे कम हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ एंड हाफ। ठीक है, और लाइट क्रीम क्या होता है? लाइट क्रीम जो है ये जो है कंटेन करता है नॉट लेस देन 18% मिल्क फैट बट लेस देन 30%। ठीक है, तो मतलब इसका रेंज है क्या है, 18% से 30% आप कह सकते हैं कि मिल्क फैट जो है प्रेजेंट रहेगा लाइट क्रीम में। ठीक है, और लाइट क्रीम को हम लोग कॉफी क्रीम भी बोलते हैं या फिर टेबल क्रीम भी कभी कभी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है कि 10 से 12% जो है वो वैरी करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो है ज्यादा मिल्क रहते हैं, बट जो लाइट क्रीम होता है वो कम रहता है, किसमें, हाफ एंड हाफ में। ठीक है, और ड्यू टू इट्स लोअर फैट कंटेंट तो क्या होता है, इसको हम लोग विप नहीं कर सकते। जो हाफ एंड हाफ वाले जो रहते हैं, हाफ एंड हाफ वाले मिल्क, तो उसमें क्या होता है हम लोग को विप नहीं कर सकते, क्योंकि जिसमें जो फैट कंटेंट है वो काफी लोअर रहता है, इसकी वजह से हम इसको विप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशन वुड यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व द ग्रेटेस्ट डिक्रीज इन मिल्क यील्ड पर काउ। ठीक है, तो किस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा कि जो मिल्क यील्ड पर काउ है वो डिक्रीज हो रहा है, किस वेदर कंडीशन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन में क्या होता है कि मिल्क यील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाता है काउज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट चीजेज। ठीक है, सॉफ्ट चीज का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉटेज। ठीक है, जो कॉटेज है ये सॉफ्ट चीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, अदर सॉफ्ट चीज में क्या क्या आएंगे, तो इसमें आपका फेटा, ब्री, रिकोटा, क्रीम चीज, कैम्बर्ट, रॉकफोर्ट, ये सब जो है, ये सब जो है सॉफ्ट चीज में ही आएगा। ठीक है, ये सब जो एग्जाम्पल होंगे सॉफ्ट चीज में आएंगे। ठीक है, ये सारे चीज में क्या होता है कि स्पेशल टैंजी क्रीमीनेस देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि कोई अदर फूड इम्पार्ट नहीं करती। और जो सॉफ्ट चीज होता है वो क्या होता है, अनराइपेंड चीज होता है, जो कि कोगुलेटिंग बाय जिसको बनाया जाता है बाय कोगुलेटिंग मिल्क प्रोटीन। ठीक है, जैसे कि मिल्क प्रोटीन क्या है, केसीन, तो उसको हम लोग कोगुलेट कर देते हैं विद द एसिड, तो उससे हम लोग क्या बनाते हैं, सॉफ्ट चीज। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सॉफ्ट चीज क्या है, सॉफ्ट चीज एक अनराइपेंड चीज है जिसको हम लोग बना रहे हैं बाय कोगुलेटिंग मिल्क प्रोटीन जो कि है केसिन विद द एसिड। ठीक है, और हार्ड चीज क्या होता है, तो हार्ड चीज भी जान लीजिए कि जो हार्ड चीज होता है वो क्या होता है, राइपेंड होता है, राइपेंड चीज होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बनाते हैं बाय कोगुलेटिंग मिल्क प्रोटीन विद रेनेट एंड कल्चर एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। और जो राइपनिंग प्रोसेस है वो हम लोग कैसे करते हैं, तो बैक्टीरिया या मोल्ड से करते हैं, जैसे कि स्विस, कोलाबी, ये सब जो है इस टाइप के बैक्टीरिया से जो है ये सब करते हैं कोगुलेटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, परसेंटेज ऑफ मिनरल मैटर इन मिल्क इज अबाउट। ठीक है, जो मिनरल मैटर रहता है मिल्क में वो कितना परसेंट पाया जाता है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 0.7%। ठीक है, जो मिल्क है ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है मिनरल का। ठीक है, इसमें अप्रॉक्स 0.7% जो है मिनरल मैटर पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, सॉफ्ट फैट्स इन मिल्क फैट आर। ठीक है, तो जो सॉफ्ट फैट रहता है मिल्क में वो कौन कौन सा रहता है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ओलिक एंड ब्यूटारिक। ठीक है, जो सॉफ्ट फैट होते हैं ये एक तरह का क्या है, पिंचेबल फैट होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग सब क्यूटेनियस फैट भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक्ट करता है एज अ इंसुलेशन एंड ये क्या करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करता है बॉडी को। ठीक है, और जो ओलिक एंड ब्यूटारिक एसिड है वो क्या है, सॉफ्ट फैट है मिल्क में। ठीक है, तो क्या होगा कि सॉफ्ट फैट है, ऑलिक एंड ब्यूटारिक जो है क्या है, सॉफ्ट फैट है मिल्क फैट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, मेथड्स ऑफ क्लीन मिल्क प्रोडक्शन इंक्लूड्स फॉलोइंग थिंग। ठीक है, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन में क्या क्या मेथड्स हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग हेल्थ ऑफ द हर्ड को देखते हैं, क्लीन एनिमल्स हैं वो उसको देखते हैं, क्लीन इन सराउंडिंग्स ये देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी हर्ड, जैसे कोई हर्ड है। ठीक है, उसमें जो हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर
प्ले करता है। जैसे कि कोई भी इन्फेक्टेड हर्ड है तो क्या कर सकता है, वो ट्रांसमिट कर सकता है डिजीज को टू दी अदर ग्रुप ऑफ द एनिमल, या फिर वो क्या कर सकता है, ह्यूमन को भी जो है डिजीज ये फैला सकता है थ्रू द वेरियस मोड्स, ठीक है। या फिर जो अनक्लीन एनिमल्स है, तो अगर अनक्लीन एनिमल्स है वो क्या कंटेन करते हैं, वो सैल्मोनेला जर्म्स कंटेन करते हैं, या फिर अदर पैरासाइट जो कि अफेक्ट कर सकते हैं पर्सन को जो उनके कॉन्टैक्ट में आएगा, और इससे क्या होगा, ये क्रिएट कर देगा चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो इसकी वजह से हम लोग को क्लीन एनिमल्स रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो अनहाइजीनिक डेयरी इन्वायरमेंट है, इससे क्या हो सकता है कि ये प्रोड्यूस करेगा ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, फ्रॉम द मैन्योर्स, और जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है क्लाइमेट चेंज। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्लीन सराउंडिंग्स रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पुअर हैंडलिंग हम लोग कर रहे हैं वेस्ट का, तो ये क्या होगा कि जो ये वाटर रिसोर्स को डिग्रेड कर देगा, ठीक है। जो वाटर की क्वालिटी है, अगर आसपास अगर कोई भी लेक या पॉन्ड है, तो इसका क्या होगा, क्वालिटी खराब कर देगी। तो इसलिए हम लोग को जो है अच्छे से हैंडल करना है वेस्ट वगैरह को, ठीक है। तो इसमें जो है ये सारे मेथड्स है जिससे हम लोग क्लीन मिल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या, तो हेल्थ ऑफ द हर्ड, क्लीन एनिमल्स एंड क्लीन सराउंडिंग, ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्फ्लुएंस करता है क्लीन मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, बाय रेगुलेशन मिल्क फ्रॉम काउस ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स यूजुअली मस्ट बी विथहेल्ड फॉर डैश आवर्स, ठीक है। तो जो मिल्क मिलता है काउ से, तो उसको हम लोग को ट्रीट करना होता है एंटीबायोटिक से, ठीक है, सो दैट की जो मतलब इसको ट्रीट करते हैं सो दैट की जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह है वो सब मर जाए, ठीक है। और क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं एंटीबायोटिक से, ठीक है। तो हम लोग को क्या करते हैं, इसको हम लोग वो मिल्क को रोक के रखते हैं सो दैट की जो एंटीबायोटिक का इफेक्ट है वो हट जाए, ठीक है। तो ये कितना देर के लिए रखते हैं, तो ये जनरली 48 to 72 आवर्स जो है इसको हम लोग रोक के रखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, 48 to 72 आवर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 23 कह रहा है, इफ CLR ऑफ मिल्क इज 28 देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क विल बी, ठीक है। अगर CLR की वैल्यू जो है वो 28 है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1.028, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा जानते हैं कि जो लैक्टोमीटर वो क्या होता है, एक तरह का लैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि कोई भी मिल्क कितना प्योर है, ठीक है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इट इज यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। और ये एक तरह का हाइड्रोमीटर है जो कि मेजर करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, ठीक है। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क होता है वो रेंज करता है जनरली फ्रॉम 1.028 से 1.032, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मिल्क का वो कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क इक्वल टू कॉन्सेंट्रेटेड लैक्टोमीटर रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, CLR, ठीक है। CLR का फुल फॉर्म क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड लैक्टोमीटर रीडिंग डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, और +1, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। तो हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है CLR मतलब कि करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग कितना है, तो 28 है, ठीक है। 28 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, +1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1.028, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्या बोल रहा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड बेफेलोज इज सिचुएटेड है, ठीक है। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है बेफेलोज का वो कहाँ सिचुएटेड है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, हिसार, ठीक है। तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बेफेलोज है ये कब मतलब एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये काम करना स्टार्ट कर दिया था 1 फरवरी 1985 से, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कब से ये फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया था, तो 1 फरवरी से 1 फरवरी 1985 से जो है ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। रिसेंटली जो है इसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड बेफेलोज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं CIRB, ठीक है। तो ये जो CIRB है ये इन्होंने जो है रिसेंटली डेवलप किया है 7 क्लोन्स, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 7 क्लोन्स ऑफ सुपीरियर ब्रीडिंग बेफेलो बुल जो है इन्होंने डेवलप किया है, ठीक है। तो इस बुल का क्या नाम है, तो M29, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो 7 क्लोन जो है निकाले इन्होंने किसके लिए, तो सुपीरियर ब्रीडिंग बफेलो बुल के लिए जिसका नाम है M29, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, द US ऑल्सो इम्पोर्ट सर्टेन डेयरी प्रोडक्ट्स, द डेयरी प्रोडक्ट्स इम्पोर्टेड विच अकाउंटेड ऑफ द लार्जेस्ट डॉलर वैल्यू वाज, ठीक है। तो जो US है वो भी बहुत सारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स उसको एक्सपोर्ट करता है, तो सबसे ज्यादा इसमें से जो है किसका डॉलर वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब किसका सबसे ज्यादा कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसको किसको बहुत ज्यादा दाम में जो है बेचा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, चीज एंड कर्ड, ठीक है। तो ये जो यूएस है वो बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, सो दैट कि वो अपनी पॉपुलेशन का जो है अपना डिमांड को मीट कर सके, ठीक है। इसमें से जो चीज़ एंड कर्ड है वो टू ऐसा डेयरी प्रोडक्ट है जो कि लार्जेस्ट डॉलर वैल्यू जो है इन द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट जो है देखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, प्रॉपरली प्रोसेस यूएसटी मिल्क में बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर फॉर, ठीक है। अगर हम लोग अच्छे से यूएसटी मिल्क को जो अगर प्रोसेस किए, ठीक है, अच्छे से
UST के मतलब अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट अगर हम लोग दिए हैं तो उस मिल्क को हम लोग कितने रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, मतलब कितने दिन के लिए इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी सेवरल वीक्स, ठीक है। तो ये सेवरल वीक्स तक जो है इस टाइप की मिल्क को UST प्रोसेस मिल्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो एक और जो अल्टरनेटिव प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं STST, ठीक है। STST पास्चराइजेशन, जिसका नाम है हाई टेम्परेचर या फिर शॉर्ट टाइम, ठीक है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन। जिसमें क्या होता है कि जो मिल्क है उसको हम लोग हीट करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 72 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग मिल्क को हीट करते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं 162 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। कितना देर के लिए, तो 15 सेकेंड के लिए, ठीक है। और UST मिल्क होते हैं उसको पैकेज कर देते हैं द स्टेराइल कंटेनर, मतलब कि ऐसे कंटेनर में जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, जहाँ पे कंटामिनेशन नहीं है, ठीक है, वो एकदम डिजीज फ्री है, या फिर वो कंटामिनेटेड नहीं है, ठीक है। और अगर ओपन नहीं किया गया है, ठीक है, और उसको टिपिकली क्या कर दिया जाता है, अनरेफ्रिजरेटेड कर दिया जाता है सेल्फ लाइफ के लिए फॉर 6 to 9 मंथ, ठीक है। तो ऐसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, व्हेन इवैल्यूएटिंग डेयरी राशन व्हाट डू द लेटर्स TDN स्टैंड फॉर, ठीक है। जब हम लोग डेयरी राशन को हम लोग देखते हैं तो जो TDN होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो TDN स्टैंड्स फॉर टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरह का मेथड है जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कि जो एनर्जी कंटेंट है फीड में, ठीक है, या फिर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है कैटल का वो कितना रहता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं TDN टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग खाना दे रहे हैं कोई भी एनिमल को, जैसे काऊ वगैरह है, कैटल को अगर हम लोग खाना दे रहे हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कितना उस फीड में एनर्जी है, ठीक है, कितना एनर्जी वो प्रोवाइड करेगा, कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट जो हमें देना है और कितना वो मीट कर रहा है उस पर्टिकुलर कैटल के लिए, ठीक है। और जो TDN है वो कंपेरेबल रहता है टू द डाइजेस्टेबल एनर्जी, ठीक है। इसको यूज किया गया है बहुत सालों से यूज किया गया है, ठीक है। हम लोग नेट एनर्जी सिस्टम नहीं यूज करते, ठीक है। और मतलब नेट एनर्जी सिस्टम से भी पहले से इसको यूज किया जा रहा है TDN को, ठीक है। और ये जो वैल्यूज अवेलेबल रहते हैं वो फीड स्टफ के लिए रहते हैं, ठीक है, जो खाना खिलाते हैं उसके लिए रहता है, जो खाना खिलाते हैं किसको, कैटल को, तो उसके लिए जो है TDN वैल्यू जो देखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 28 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन ऑन द अपीयरेंस ऑफ मिल्क, ठीक है। अगर हम लोग होमोजेनाइजेशन करते हैं तो हम लोगों को कैसा कलर देखने को मिलेगा मिल्क का, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए व्हाइटिश अपीयरेंस, ठीक है। जो होमोजेनाइजेशन है मिल्क का वो क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है वाइटनिंग पावर, ठीक है। क्यों कैसे इंक्रीज कर देता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर एंड सरफेस एरिया ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। व्हाइटिश अपीयरेंस क्यों आता है कि जब हम ये प्रोसेस करते हैं होमोजेनाइजेशन तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फैट ग्लोब्यूल्स है उसके नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। फैट ग्लोब्यूल्स के नंबर बढ़ जाते हैं प्लस उसके सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि व्हाइटिश अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। और जो एड्सॉर्प्शन होता है केसिन माइसिल्स का एंड सीरम प्रोटीन्स का और न्यूली क्रिएटेड फैट ग्लोब्यूल सरफेस, तो क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसकी वजह से और वाइटर अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए सेशन कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग इसको एजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, जिसका प्राइस पड़ेगा 1600 रुपीज, ठीक है। अभी 60% ऑफ चल रहा है, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको अफोर्डेबल रेट में जो है ये आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पे आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस कोर्स में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड सेशंस प्लस स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इसमें आप 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, जिससे आप खुद को एग्जामिन कर सकते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होगी, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेंगे क्वेश्चंस बैंक, जहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी जो है इंक्लूडेड है। अभी तक हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से 25 प्लस स्टूडेंट का जो है वो सिलेक्शन हो चुका है इन इफ्को एजीटी एग्जाम, जो कि मैक्सिमम था इंडिया में, ठीक है। और आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेस करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो, ठीक है। अगर आप ये कोर्स परचेस करेंगे तो आपको वहाँ पे कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 60% ऑफ चल रहा है। और जो कोर्स है वो वैलिड रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। तो आप जल्दी करिए, इस कोर्स को बाई करिए, ठीक है। इस कोर्स को बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पे आपको जो है लिंक प्रोवाइड किया गया है जहाँ से आप डायरेक्टली इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ से नहीं तो अगर आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फुल डिटेल्स मिल जाएगी इस कोर्स के बारे में, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरीज है कोर्स रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आप इस कोर्स को लेंगे और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। हमारे यहाँ जो टीचर्स है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको अच्छे से गाइड करेंगे और आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर पाएगा, ठीक है। हम जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ से काफ़ी टाइम जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं सेम टू सेम, तो क्या हुआ कि अगर आप वो पढ़े रहेंगे तो आप इजीली जो है एग्जाम में आंसर्स मार्क कर पाइएगा।
चलिए अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पार्टिकल साइज इन मिल्क। ठीक है, तो किसका जो है ये पार्टिकल साइज जो है बड़ा होता है मिल्क में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लैट ग्लोब्यूल। ठीक है, तो जो फ्लैट ग्लोब्यूल होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा जो है इसके साइज बहुत बड़ा होता है इसका, जो प्रेजेंट रहता है मिल्क में। ठीक है, मोर देन 95% जो होता है टोटल मिल्क लिपिड रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स। ठीक है, जिसका साइज जो है वो रेंज करता है फ्रॉम 0.1 टू 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 0.1 से 15 माइक्रोमीटर जो है इसका डायमीटर रहता है। ठीक है, 95% से ज्यादा जो है टोटल मिल्क लिपिड जो है देखने को मिलते हैं किस फॉर्म में, तो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में। ठीक है, और जो मिल्क फैट रहता है उसका जो साइज रेंज करता है 1 से 10 माइक्रोमीटर जो है रेंज करता है डिपेंडिंग ऑन काउ ब्रीड एंड सीजन। ठीक है, किस तरह का काउ ब्रीड है या फिर किस टाइप का सीजन है, तो उस पर डिपेंड करता है कि जो मिल्क फैट है इसका साइज कितना रेंज करेगा, लेकिन जनरली 1 से 10 माइक्रोमीटर जो है ये इसमें लाई करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्या बोल रहा है, विच इज द प्रीडोमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म इन डर्टी यूटेंसिल्स ऑफ मिल्क। ठीक है, कौन सा जो है अगर जैसे कोई भी डर्टी यूटेंसिल्स है तो कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले से प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, वो भी डोमिनेंट फॉर्म में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है ये आपको जो है डोमिनेंट फॉर्म में देखने को मिलेगा इन डर्टी यूटेंसिल्स। ठीक है, जो मेम्ब्रेन रहते हैं लैक्टोकोकस जीनस का, जैसे कि लैक्टिस मिल्क या फिर मिल्क कोकाई, तो क्या रहता है फैकल्टेटिव एनरोबिक रहते हैं। ठीक है, और कैटलेज नेगेटिव रहते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है वो अगर रहता है वो सिंगली या फिर पेयर में भी जो है या फिर चेन के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और ये जो है एक्सटेंसिवली फाउंड मतलब बहुत ज्यादा मिलते हैं कहाँ पे, तो डर्टी मिल्क यूटेंसिल्स में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन मिल्क। ठीक है, जो कौन सा जो है ये सोर्स नहीं है जो इन्फेक्शन इन मिल्क के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीट। ठीक है, जो हीट है ये कोई भी इन्फेक्शन नहीं करवाता है मिल्क में। ठीक है, जब काउ मिल्क को जो है निकाला जाता है बाय हैंड तो क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो मिल्क में जा सकते हैं बाय द मिल्कर। ठीक है, या फिर जो काउ के थ्रू भी जो है वो वहाँ पे बैक्टीरिया जा सकता है, या फिर जो लिटर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, या फिर अगर कोई भी एयर में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मिलते हैं तो वहां से भी जो है मिल्क में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन वही जो हीट है ये कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं है मिल्क का। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन यही कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मिल्क, तो इसका आंसर रहेगा हीट। ठीक है, जो मेन सोर्स रहता है इन्फेक्शन मिल्क, तो ये क्या क्या होता है मिल्कर से या फिर काउ जो है यहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रहता है। ठीक है, इसलिए हमको उसको खास ध्यान रखना पड़ता है कि मिलकर जो है वो अपना हाथ को सैनिटाइज करके जो है मिल्क निकालें, या फिर जो हम लोग मेनली मशीन पे हम लोग फोकस करते हैं कि मशीन की हेल्प से मिल्क को निकाला जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 32 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द विस्कोसिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, जो कौन सा फैक्टर्स है ये विस्कोसिटी ऑफ मिल्क को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पॉइलेज। ठीक है, जो स्पॉइलेज है ये विस्कोसिटी ऑफ मिल्क को अफेक्ट नहीं करता है। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं विस्कोसिटी ऑफ मिल्क को, तो वो क्या क्या रहता है, स्टेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, पहला स्टेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, दूसरा स्टेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फैट। ठीक है, तीसरा टेम्परेचर ऑफ मिल्क, और चौथा एज ऑफ द मिल्क। ठीक है, ये सब जो है ये विस्कोसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन जो स्पॉइलेज है ये कोई इफेक्ट नहीं दिखाता, ये इन्फ्लुएंस नहीं करता विस्कोसिटी ऑफ मिल्क को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेथड टू कंप्यूट फैट क्रिस्टलाइजेशन इन काउ मिल्क। ठीक है, कौन सा मेथड जो है हम लोग कंप्यूट मतलब फैट क्रिस्टलाइजेशन को कंप्यूट करते हैं काउ मिल्क में। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, एनएमआर। ठीक है, जो एनएमआर मेथड है इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं सो दैट कि हम लोग फाइंड आउट कर सके कि कितना डिग्री ऑफ फैट क्रिस्टलाइजेशन हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो एनएमआर है ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करते हैं सो दैट कि हम लोग क्या करें कि निकाल सके कि कितना डिग्री ऑफ फैट क्रिस्टलाइजेशन हुआ है किसके फंक्शन में, तो टाइम ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फंक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, मिल्किंग इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ठीक है, जो मिल्किंग प्रोसेस है वो हम लोग किस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हैंड मिल्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है, मिल्कर के द्वारा, और दूसरा मशीन मिल्किंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैंड मिल्किंग एंड मशीन मिल्किंग। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिल्किंग हम लोग दोनों मेथड से कर सकते हैं, हैंड से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं। लेकिन जो ऑटोमेटेड मिल्किंग प्रोसेस रहता है जिसको हम लोग मशीन से करते हैं, वो ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू मैनुअल मिल्किंग। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो ऑटोमेटेड मिल्किंग रहेगा तो उससे क्या होगा कि जो रिस्क है कंटामिनेशन का वो रिड्यूस होता है बहुत हद तक। ठीक है, तो क्या होता है कि इससे क्या होता है कि हमें जो मिल्क मिल रहा है वो एकदम प्योर मिल रहा है, जो कि पैथोजन फ्री है, जिसको हम लोग बाद में दुकान में इजी से बेच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही अगर इन्फेक्टेड रहेगा तो फिर दिक्कत है, वो फिर बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग मशीन मिल्किंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन दोनों मेथड है, हैंड मिल्किंग भी यूज़ कर सकते हैं, मशीन मिल्किंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड है मिल्किंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 35 कह रहा है विच फ्लूइड मिल्क प्रोडक्ट अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट यूज ऑफ फ्लूइड मिल्क प्रोडक्शन सेल्स। ठीक है, किस तरह का जो फ्लूइड मिल्क प्रोडक्ट है वो हम लोग अकाउंट करते हैं फॉर द लार्जेस्ट यूज ऑफ फ्लूइड मिल्क प्रोडक्शन सेल। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, रिड्यूस्ड या लो फैट मिल्क। ठीक है, जो फ्लूइड मिल्क रहता है यहाँ पे सेवरल मतलब फ्लूइड मिल्क जो है सेवरल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो लेकिन जो रिड्यूस या फिर लो फैट मिल्क है वो जो है लार्जेस्ट यूज ऑफ फ्लूइड मिल्क रहता है फॉर द प्रोडक्शन सेल। ठीक है, बहुत ज्यादा ये जो है बेचा जाता है, बहुत ज्यादा इसकी बिक्री होती है। ठीक है, जिसमें फैट जो है कम रहता है। Next question 36 number. Which of the following is not one of the duties of the bulk milk hauler who plays a critical role in milk handling? ठीक है, जो मिल्क हैंडल करता है उसको हम लोग बोलते हैं बल्क मिल्क हॉलर। ठीक है, इसमें से जो है कौन सा जो है वो प्ले रोल नहीं करता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन में से इसकी ड्यूटी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, मेकिंग श्योर इक्विपमेंट हैज बीन क्लीन करेक्टली। ठीक है, इसका इसमें कोई ड्यूटी नहीं है, ये चेक नहीं करता है, जो बल्क मिल्क हॉलर ये चेक नहीं करता है जो इक्विपमेंट है वो क्लीन हुआ है कि नहीं करेक्टली। ठीक है, बट इसका काम क्या होता है, ये एग्जामिन करता है कि ये एग्जामिन करता है जो मिल्क है वो उसका अपीयरेंस ठीक है कि नहीं। ठीक है, ये कलेक्ट करता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो कि यूज किया जाता है टेस्ट। ठीक है, ये चेक करता है मिल्क टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन ये इक्विपमेंट का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो मिल्क हॉलर होता है वो मेनली रिस्पॉन्स होता है मिल्क टेम्परेचर को चेक करने के लिए। ठीक है, ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एग्जामिन मिल्क टू डिटरमाइन द अपीयरेंस, और इसके साथ ही साथ ये कलेक्ट करता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जिसको हम लोग टेस्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। ये कोई भी इक्विपमेंट साफ है कि नहीं वो इसका काम नहीं है देखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में 37 क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ होल मिल्क इज फैट व्हेन कंपेयर्ड ऑन अ ड्राई मैटर बेसिस। ठीक है, तो कितना परसेंटेज जो है वो फैट मिलता है होल मिल्क में जब कंपेयर किया जाता है ऑन द ड्राई मैटर बेसिस पे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अबाउट 25%। ठीक है, जो होल मिल्क है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, होल मिल्क को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक फैट में और दूसरा ड्राई मैटर में। ठीक है, और जो फैट है एक फैट में एक ड्राई मैटर में। ठीक है, जो फैट है यहाँ पे 25% ऑफ मिल्क जो है ये प्रेजेंट रहता है एज कम जब हम उसको कंपेयर करेंगे ऑन द ड्राई मैटर बेसिस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में 38 क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड्स फाउंड इन मिल्क हैव बीन एसोसिएटेड विद हेल्थ बेनिफिट्स इन ह्यूमन। ठीक है, कौन सा जो है फैटी एसिड जो है वो मिल्क में मिलता है जो कि एसोसिएटेड हेल्थ बेनिफिट्स इन ह्यूमन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्जुगेटेड लिनोलियम एसिड। ठीक है, जो कॉन्जुगेटेड लिनोलियम एसिड होता है वो फैमिली है एटलीस्ट 28 आइसोमर्स का। ठीक है, 28 आइसोमर्स ऑफ लिनोलिक एसिड जो यहाँ पे पाए जाते हैं और जो कि मेनली मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में जो है मिलता है। ठीक है, ये डिराइव्ड है फ्रॉम रूमिनेंट्स। ठीक है, और ये रिपोर्ट किया गया है कि मेजर ह्यूमन हेल्थ बेनिफिट जो है इससे मिलता है, किससे, तो कॉन्जुगेटेड लिनोलियम एसिड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में 39 कह रहा है, what stomach is a magnet typically used in to remove metal objects that cause hardware disease। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, रेटिकुलम। ठीक है, जो हार्डवेयर डिजीज होता है वो कॉमन टर्म है बोविन ट्रॉमेटिक रेटिकुलोप्रेटिनोसिस के लिए। ठीक है, ये यूजली काज होता है बाय द इंजेक्शन ऑफ शार्प मेटालिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई भी कैटल जो है अगर ये खा लेता है कोई भी शार्प या फिर मेटालिक ऑब्जेक्ट को खा लेता है तो वहाँ पर हार्डवेयर डिजीज हो जाती है उसको। ठीक है, ये जो पीसेस रहते हैं हार्डवेयर के, ठीक है, जो भी अगर ऑब्जेक्ट है वो उसके जो पीसेस रहते हैं तो वो क्या होता है, सेटल हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं इन द रेटिकुलम। ठीक है, जो कि इरिटेट करते हैं और वो फिर जो सेल के लाइनिंग होते हैं वहाँ पे वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक है, ये मोस्टली होता है डेयरी कैटल में। ठीक है, लेकिन ये कभी कभी बीफ कैटल में भी जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मतलब उतना ज्यादा रिपोर्ट नहीं किया गया डिजीज को, ये रेयरली रिपोर्टेड है और जो है ये रेटिकुलम में जो है मेनली रिमूव किया जाता है। रेटिकुलम में क्योंकि सेटल करता है यहीं से हम लोग जो है यहाँ पे रिमूव करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 40 कह रहा है, व्हाट फॉर्म ऑफ मिल्क इज मेड बाय द चर्निंग ऑफ व्हिपिंग क्रीम। ठीक है, तो किस तरह की मिल्क मतलब किस फॉर्म ऑफ मिल्क को हम लोग बनाएंगे जब हम लोग व्हिपिंग क्रीम का जो चर्न करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, बटर। ठीक है,
जो बटर होता है ये एक तरह का पॉपुलर डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि काउ मिल्क के से बनाया जाता है, ठीक है। ये कंपोज रहता है मिल्क फैट से, जिसको सेपरेट किया जाता है, मिल्क फैट को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द बाय द चर्निंग ऑफ व्हिपिंग क्रीम फ्रॉम अदर मिल्क कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बनता है, बटर। जब हम लोग व्हिपिंग क्रीम को चर्न करते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग का बनता है बटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर हीट ट्रांसफर इन द डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो हम लोग हीट ट्रांसफर कैसे करते हैं, किस मटेरियल से? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी फूड प्रोसेसिंग करते हैं तो वहाँ पे जो नॉर्मल मटेरियल जो यूज करते हैं वो होता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। इसका एक गुड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो है अच्छे से हीट ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक वुड बी नॉट सुटेबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स इन डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसको यूएफ भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है उसको डेयरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है सो दैट कि जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन है मिल्क में और जो वे रहता है तो उसको हम यूज कर सके फॉर द प्रोटीन स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। और जिसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, उससे क्या बनाते हैं, तो चीज बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं और सब मतलब डेयरी प्रोडक्ट भी जो है इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है डेयरी राशंस फॉर लैक्टेटिंग काउ शुड बी नॉट बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, ठीक है। तो किसके बेस में हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते डेयरी राशन को? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन है सीजन, ठीक है। जो बॉडी साइज है, मिल्क प्रोडक्शन है या फिर स्टेज ऑफ लैक्टेशन है, ये जो तीनों फैक्टर्स ये कंट्रीब्यूट करते हैं कहाँ पे, तो कैलकुलेशन ऑफ डेयरी राशंस को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि लैक्टेटिंग काउ में देखते हैं, ठीक है। और जो सीजन है ये कोई ये इन्वॉल्व नहीं रहता, जो सीजन है वो इन्वॉल्व नहीं रहता है जब हम डेयरी राशंस को कैलकुलेट करते हैं, तो ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर ऑफ द लिस्टेड बिलो प्रोडक्ट्स विच कंटेन नो डेयरी इंग्रेडिएंट, ठीक है, किसमें जो है डेयरी इंग्रेडिएंट नहीं मिलता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सॉर्बेट, ठीक है। गेलाटो, शरबत एंड कस्टर्ड जो है इसमें जो है डेयरी इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो सॉर्बेट है यहाँ पे कोई भी डेयरी इंग्रेडिएंट नहीं रहता है, ठीक है, देयर इज अ लैक ऑफ डेयरी इंग्रेडिएंट, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सॉर्बेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर व्हाट इज नॉट द जस्टिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन द मार्केटिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो कौन सा है जो गवर्नमेंट के द्वारा जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है जो वो इन्वॉल्व करते हैं मार्केटिंग ऑफ मिल्क में, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, रिड्यूस द कंजम्पशन, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल प्रमोट नहीं करता है कि कंजम्पशन में डिक्रीज हो, ठीक है। वो उल्टा यही चाहेंगे कि कंजम्पशन में इंक्रीज हो क्योंकि वो हमारा जो है गुड सोर्स है प्रोटीन का, तो इससे क्या होगा कि मैल न्यूट्रिशन वगैरह नहीं होगा। और बाकी सब जो तीनों ऑप्शन है यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। रिड्यूस प्राइस एंड इनकम फ्लेक्सिबिलिटी, इंप्रूव मार्केट पावर फार्मर्स एंड प्राइस एंड इनकम सपोर्ट फॉर डेयरी फार्मर्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट काफी स्कीम्स रिलीज करते हैं सो दैट कि जो है इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कर दे डेयरी फार्मर्स को, ठीक है। दूसरा है कि जो मार्केट पावर दे फार्मर्स को कि उनको कोई भी मतलब लॉस नहीं हो और अच्छे से जो है वो अच्छे से बेच सके अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और जो प्राइस है वो इनकम फ्लेक्सिबिलिटी ये सबको भी जो है गवर्नमेंट रेगुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं कि कंजम्पशन को रिड्यूस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर व्हाई डेयरी प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो ह्यूमन बॉडी के लिए क्यों रिक्वायर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो मेनली जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन ए, डी, B12, राइबोफ्लेविन एंड नियासिन जो है ये सब जो है अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ये जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है न्यूट्रिएंट का, इसकी वजह से जो है हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और प्रमोट किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें क्योंकि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। कौन सा जो है इस ऑप्शन में डेयरी प्रोडक्ट नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कोकोनट मिल्क, ठीक है। जो कोकोनट मिल्क है ये लैक्टोज फ्री है जो कि नेचुरली पाया जाता है, ठीक है। और इसको क्लासिफाई नहीं किया गया एज अ डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट से मिलता है। जो कोकोनट मिल्क है ये प्लांट से मिलता है और ये एनिमल से नहीं मिलता है, ठीक है। जो कोकोनट मिल्क है वो सुटेबल है फॉर द डेयरी और लैक्टोज फ्री डाइट के लिए एंड ये पर्सन के लिए भी सुटेबल है जिसका जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है या फिर एलर्जी टू मिल्क है, ठीक है। जैसे कोई कोई इंसान होता है जो कि एलर्जी रहता है मिल्क से, तो वो क्या कर सकता है, तो कोकोनट मिल्क को कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो कोकोनट मिल्क है ये क्या है कोकोनट मिल्क जो है ये डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एलर्जी नहीं होगा इसको कंज्यूम करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, क्या बोल रहा है व्हाट डज डेयरी टेक्नोलॉजी मीन, ठीक है। तो डेयरी टेक्नोलॉजी क्या होता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, स्टडी दैट डिटेल्स विद द प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है।
तो डेयरी टेक्नोलॉजी मतलब एक ऐसा डिसिप्लिन है इंजीनियरिंग का जहाँ पे जो प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। जो डेयरी टेक्नोलॉजी है ये जो इंक्लूड करता है रिसर्च, ठीक है। तो इस रिसर्च में हम लोग किस रिसर्च कर सकते हैं, बैक्टीरियोलॉजी का, न्यूट्रिशन का, बायोकेमिस्ट्री का, और इसके साथ ही साथ प्रोसेसिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स का करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मेनली ध्यान रखना है कि डेयरी टेक्नोलॉजी जो है इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग ये स्टडी करते हैं जो कि डील करता है प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है डैश एमिनो एसिड्स आर कॉमनली फाउंड इन मिल्क प्रोटीन्स इंक्लूडिंग द एसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। तो कितने एमिनो एसिड जो है वो प्रेजेंट रहते हैं मिल्क प्रोटीन में, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी 19, ठीक है। मेनली आपको 19 जो है वो एमिनो एसिड जो है मिल्क प्रोटीन में मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ सारे जितने भी एसेंशियल एमिनो एसिड है ये भी आपको मिल्क प्रोटीन मिल्क में देखने को मिलता है, ठीक है। तो टोटल 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। समर मिल्क हैज बीन एस्टिमेटेड फॉर कंटेन टू कंटेन 1.6 टाइम्स एज मच एज विटामिन एज विंटर मिल्क, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए, ठीक है। तो जो समर मिल्क है वो रिच रहता है विटामिन ए में एज कम्पेयर टू कर विंटर मिल्क से, ठीक है। तो विटामिन ए जो कंटेंट रहता है समर मिल्क में वो एक्सीड करता है कितना से, तो 1.6 टाइम से जो है एक्सीड करता है एज कम्पेयर टू दी विटामिन ए कंटेंट इन विंटर मिल्क, ठीक है। तो ऐसा कह सकता है कि हम समर मिल्क को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो है विटामिन ए ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू विंटर मिल्क, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको आंसर की प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ पे डाउनलोड करिए और उसको रेगुलरली रिवाइज करिए क्योंकि जितने भी सारे क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम से डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है उसका अलग से नोट्स बना के उसको डेली रिवाइज करिए, तभी आप जो है मार्क कर पाइएगा आंसर्स एग्जाम हॉल में, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसका जो कोर्स है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ पे जाइए और उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई भी क्वेरीज है कोर्स से रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाइए और हमें आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो वहाँ पे आपको रेगुलर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको जॉब वैकेंसीज अपडेट्स जो रहते हैं जॉब के वो मिलेंगे, इससे आप टाइमली जो है एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल कर पाइएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आई होप कि आप सारे चैनल जो है वो ज्वाइन करिएगा। तो चलिए, आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।